अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और खालिद जमील साहब जो ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ के इस्लामाबाद में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही अहम मामला टेकअप किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का मामला। इस हवाले से कुछ पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद थी और आज जो हियरिंग हुई उसमें हैरान कुन तौर पर अमूमी तासुर आगाज में ये कायम हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, इलेक्शन की डेट जो है उसको आगे ले जाने के लिए तैयार है, शायद 8 अक्टूबर के लिए भी राजी हो जाए, जो बातचीत की तरफ बढ़ने की गुफ्तगू जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले 2 रिटन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए हैं। शाखावर साहब की जो पटिशन थी मुज़ाकरात के हवाले से कि ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दिया जाना चाहिए, उस पर तो ये कहा गया है कि नोटिस जारी किए जाते हैं और कल सुबह 11 बजे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको, इसके अलावा जो सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी से, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि वो पेश हो जाएं अदालत में। लेकिन जो दूसरा रिटन ऑर्डर जारी किया गया है जिस पर तीनों मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के, उसमें मामला जो है वो बिल्कुल तब्दील शुदा नज़र आता है। हुकूमत को मेरे ख्याल में, जो मैंने पढ़ा है इसको, इसमें वार्निंग भी मौजूद है, तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसका भी इंदिया मिलता है कि वो हो सकती है हुकूमत के खिलाफ, वफाकी काबीना के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ। जो जवाबात जमा करवाए गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो जवाब जमा करवाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया है और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उन सब को रिजेक्ट करती हुई नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या फ्रेश ऑर्डर्स जारी किए गए हैं इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे इस हवाले से खालिद जमील साहब से। खालिद साहब, रिटर्न ऑर्डर आ गया, 27 तारीख जो है वो एक नई डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि अब पैसे जो हैं 21 अरब रुपए हर सूरत 27 अप्रैल तक जमा करा दीजिए। ज़रा तफसील बता दें कि आज ये जो रिटर्न ऑर्डर है, ये रिटर्न ऑर्डर क्या है? 3-4 फेजेस हैं ईसा आज तमाम दिन के। एक वो फेज़ है जब स्टार्ट में सुबह ये कहा गया जी 11:30 बजे हियरिंग होगी और फिर 11:30 से होते होते वो 2 बजे तक टाइम चला गया। ये वो दौरानिया था जब सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद आज से एक रोज़ पहले जो एक बड़ी ख़ास मुलाकात हुई है जिसका तज़किरा आज हियरिंग में भी हुआ, सेक्रेटरी डिफेंस, DG ISI, DGMO का, कि शायद वो आके कोर्ट को कन्विंस कर गए हैं अपने मामलात के हवाले से और अब मामलात जो हैं कि वो कहीं, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि 8 अक्टूबर की तरफ या कहीं दूर जाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हियरिंग स्टार्ट हुई 2 बजे के बाद, उसका जो इब्तिदाई हिस्सा था जिसमें जो रिमार्क्स आए सामने चीफ जस्टिस के, जस्टिस मुनीब अख्तर के, तो उसमें बड़ा चीज़ें क्लियर हो रही थी कि नहीं, कोर्ट बड़ी डिटर्मिन्ड है, वो इलेक्शन करवाने के ऊपर अपनी जो डेट दी हुई है 14 मई उसके ऊपर कायम है और वो किसी तौर के ऊपर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर जगह जब अटॉर्नी जनरल ने मुज़ाकरात की बात की, डायलॉग की बात की, उस वक़्त फिर कोर्ट का ऐसे मूड लगा कि नहीं, अब मामला जो है कि शायद ये डिले की तरफ जा रहे हैं और मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। और पॉलिटिकल मुज़ाकरात आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जब स्टार्ट होते हैं तो वो फिर कंप्लीट होते होते कई हफ्ते महीने ले लेते हैं और इसके चक्कर में कहीं 14 मई की तारीख बहुत पीछे ना रह जाए और वो मामला अगेन जो है सितंबर अक्टूबर तक ना चले जाए। एक ये इंप्रेशन बन रहा था। लेकिन शाम में जब रिटर्न ऑर्डर आया तो उसने इंटायरली इस डायलॉग का जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। 3-4 चीजें बड़ी स्कोप उसका जो है ना वो चेंज कर दिया। पहले ये लग रहा था कि ये कोई ओपन एंडेड चीज है कि आप जहां मर्जी ले जाएं इस मामले को, लेकिन वो मेरा ख्याल है जो 14 मई की तारीख को इंटैक्ट रखते हुए वो बिल्कुल अभी 2 पैरेलल चीजें हैं जो मैं दोपहर में भी जब हम कोर्ट से बातचीत कर रहे थे उस वक्त भी मेरा ये ख्याल था कि अदालत यकसर अभी फौरी तौर के ऊपर 14 मई को मुलतवी नहीं करेगी या मुअत्तल नहीं करेगी डेट, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाएगा, हुकूमत को ये कहा जाएगा कि जो शेड्यूल है उसके ऊपर काम जारी रखें, पैरेलल साथ साथ मुज़ाकरात करें। आप कल तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इसलिए बुलाया कि अगर वो कमिटमेंट करते हैं, एफिडेविट देते हैं कोर्ट को कि हाँ हम इस पे इमीडिएटली किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ईद के बाद कहा जा रहा है ANP भी और जमात इस्लामी भी APC बुला रही है, अगर वो कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग देते हैं तो भी कोर्ट ये कहेगी कि इलेक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा। अगर आप मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में कोई डेट, महीना कोई तय कर लेते हैं मुत्तफिका, तो फिर वो हमारे पास लेकर आए,
تو پھر ہم طے کریں گے کہ کیا ہونا ہے. اگر وہ طے نہیں ہوتا تو ڈیٹ انٹیکٹ ہے, پیسوں کے لیے 27 اپریل کی ڈیٹ فکس کر دی گورنمنٹ کو. ساتھ 2 چیزیں بتا دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, توہین عدالت کا بھی بتایا ہے, اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ہیں وہ بتائے گئے, اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو یہ یاد دہانی اٹارنی جنرل پاکستان کے ذریعے بھی کروائی گئی کہ آپ نے ایک ہی ہفتے میں 2 دفعہ جو گرانٹس کا بل ہوتا ہے, فائنینشیل گرانٹس کا بل جو ہے, وہ آپ نے مسترد کر کے اپنے ہی پرائم منسٹر پہ عدم اعتماد کروا دیا ایوان کے اندر. تو اب ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی, ذرا اس پہ بھی غور کریں, اور اس کو انہوں نے فیصلے میں بھی لکھا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑا واضح اور کلیئر میسج ہے گورنمنٹ کو کہ اگر آپ یہ فنڈز نہیں دیتے, معاملات کو اسی طرح جو کہ تو رکھتے ہیں, اپنے ریویو نہیں کرتے, تو پھر آپ کو ان تمام کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور الیکشن انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور انہوں نے برملا ڈیفنس منسٹری کا, الیکشن کمیشن کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ اب پہلے کہتے تھے پیسے دیں ہم الیکشن کروا دیں گے, اب کہتے ہیں الیکشن کروائے تو انارکی ہوگی. تو بالکل اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن. اور ڈیفنس منسٹری کے بیان کو تو کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹری سارے اندازوں کے اوپر ہی چل رہی ہے, اور کیا حکومتیں اس طرح سے اندازوں پر چلتی ہیں. تو یہ بڑی ایک امبیرسنگ پوزیشن تھی ایون ہمارے لیے بھی کہ ہم جس سچویشن کے اندر کنٹری ہمارا ہے اس کے اندر اگر ہمارے اپنے ادارے, ہماری وزارت دفاع یہ کہنے پہ بضد ہے کہ نہیں پاکستان اس وقت بڑے سنگین خطرات ہیں اور ہم ایک صوبے کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے. کیا اس سے ہم خالد صاحب یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی, جس میٹنگ کو آن دا ریکارڈ نہیں لایا گیا لیکن اس کی تردید بھی نہیں کی گئی کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ان کے سربراہ اور جو ملٹری آپریشنز کے معاملات دیکھتے ہیں اور جو ڈیفنس کے سیکٹری ہیں انہوں نے بریفنگ دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور جو 2 فاضل ممبران ہیں جو ججز ہیں اس بینچ کا حصہ ہیں ان کو دی, تو تاثر یہ تھا کہ شاید ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں. تو اب جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس پروسیڈنگ سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ یا تو میٹنگ اس مقصد کے لیے نہیں تھی کہ ان کو کنونس کیا جائے, مقصد صرف بریفنگ تھا, اور اس بریفنگ سے سیٹسفائی نہیں ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان. دیکھیں بریفنگ اس سے پہلے ریٹن دی جا چکی تھی, ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی تھی, ابھی بھی ریٹن سٹیٹمنٹ آیا اور یہ بریفنگ ہوئی. بریفنگ میں ان پرسن ابھی آن ریکارڈ آ چکا ہے. کل تک ہم کہہ سکتے تھے, صبح تک کہہ سکتے تھے کہ آن ریکارڈ نہیں تھا سیکرٹری ڈیفنس, ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی ملاقات کا. آج کورٹ پروسیڈنگ میں اٹارنی جنرل نے ڈی جی ایم او کا تذکرہ کیا کہ وہ میری ریکویسٹ پر آئے اور چیف جسٹس اور معزز جج صاحبان کو بریفنگ دی انہوں نے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں, ڈی جی ایس آئی اور سیکرٹری ڈیفنس بھی تھے. تو یہ آن ریکارڈ وہ لے آئے ہیں اس بات کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ڈی جی آئی کا ذاتی طور کے اوپر آنا اور سیکرٹری ڈیفنس کا یہ چیزوں کا اظہار ہے کہ چیزیں ان کی جو کہانی سنائی جا رہی تھی وہ تسلیم نہیں کی جا رہی, اس لیے ان پرسن وہ آئے اور کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی طور کے اوپر ڈیلے کیا جائے, صوبوں کو اور مرکز کو ایک ساتھ الیکشن کیا جائے. لیکن اس پہ عدالت نے شاید اس کو تسلیم نہیں کیا. جو انہوں نے گراؤنڈز بتائی ہیں وہ بڑی فلمزی قسم کی ہیں, وہ مفروضے ہیں یا خدشات ہیں, اور ہر وقت رہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر. ہم جس ریجن میں ہیں, باسط صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. باسط صاحب جو ہے وہ پاکستان کی ترجمانی, ریاست پاکستان کی ترجمانی کرتے رہے. باسط صاحب ذرا یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی ترجمانی یا ریاست پاکستان کی ترجمانی کرتے رہے ہیں, آپ ترجمان دفتر خارجہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات کیسے چلتے ہیں. کچھ اس ضمن میں آپ سے باتیں آگے سب سے زیادہ خدشات کا اظہار کر رہا ہے اس ملک میں ہائی کمشنر رہ کر رہے ہیں. ہاں آگے چل کے کرنی ہے اس کے اوپر تو بات نا. باسط صاحب آپ ہاؤ ڈو یو سی دس, یعنی کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو تاثر قائم ہوا تھا کہ جیسے اب الیکشنز جو ہیں وہ شاید ڈیلے ہو جائیں گے, ڈو یو اسٹل بلیو, آپ ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ ڈیلے ہو جائیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اکتوبر سے نیچے اور 14 مئی کے بعد درمیان کا راستہ کیا ہے جو الیکشن شیڈیول یا پروگرام ہے وہ اس کو فالو ہو رہا ہے, وہ فالو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو پھر کس طرح الیکشنز ہو سکتے ہیں 14 مئی کو؟ ابھی جو ہے کہ جو نامینیشن پیپر وہ سارا پروسیس ہو چکا ہے. اب جو ہے پرنٹنگ کا کام ہے, بیلٹ پیپر چھپنے ہیں,
बाकी जो काम होने हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पैसे आएंगे तो हम वो जब इलेक्शन ये जो फेज है ये कैंपेन का फेज है, उस कैंपेन से पहले वाला का जो फेज है वो कंप्लीट सब कंप्लीट है, सिंबल्स वगैरह जो सब कुछ अलॉट हो गए। अभी सिर्फ ये होना है कि आपकी जो बैलेट पेपर्स हैं या लिस्टें हैं, फहरिस्तें, वो छपनी है। नहीं, लेकिन अभी तो सियासी जमातों ने टिकट भी नहीं जारी की है, ये बड़ा एक ट्रिकी पॉइंट होगा। 20 तारीख आखिरी डेट है और आज 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल अगर वो टिकट्स नहीं उनको जारी होते और वो जमा नहीं करवाते तो फिर ये सारे, मेरा ख्याल है कि वो ये सारा देखें, किसी को ना बल्ले का निशान लॉट होगा, ना किसी को शेर का, ना किसी को तीर का, ना किसी को किताब का। पीटीआई ने तो अपना प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो जारी नहीं किया, अनाउंस करना था, टिकट तो जारी नहीं किए। वो इमरान खान ने आज बहरहाल खालिद साहब बासित साहब, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद ये मुल्क जो है, ये मुल्क हमारे लिए अहम क्यों नहीं है? हमारी सियासी जमातें, वो जो खास तौर पर हुकूमत में बैठी हैं, वो ये कहती थी कि हमने रियासत पर अपनी सियासत कुर्बान की। ये बहुत बड़ा झूठ साबित हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खास तौर पर जो गुज़श्ता चंद दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये रियासत को अपनी सियासत पर कुर्बान करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह, इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता 3 माह से हुकूमत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के दरमियान एक दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला जारी था और फिल वक्त लगता यह है कि पहले फेज में पाकिस्तान की हुकूमत ने पीडीएम में शामिल जमातों में और उनकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने आईने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। लेकिन इस शिकस्त देने के अमल में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। ये काम हुकूमतों को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम हमारी हुकूमत करती नज़र आ रही है। वो जो ये कहकर आई थी कि हम अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान कर रहे हैं, वो आज इस अपनी रियासत को अपनी सियासत के लिए कुर्बान कर रहे हैं। खौफ है इमरान खान का। इमरान खान से जान बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया है, इसकी मईशत को दाव पर लगाया गया है। इस हवाले से बात करेंगे एम्बेसडर अब्दुल बासित से। बासित साहब, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब जमा करवाया गया। 12 सफ़हात और 15 नुकात पर मुश्तमिल ये जवाब है, जो ज़ाहिर है कि हुकूमत की मंशा उसमें नज़र आती है, हुकूमत की मौक़िफ़ उसमें नज़र आता है, इलेक्शन कमीशन की राय और ख्वाहिश उसमें नज़र आती है। वो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था केस के। हमारी वज़ीर इत्तलात साहिबा ने सहाफ़ियों को वो व्हाट्सएप पर भेजना शुरू किया। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इसके ऊपर ज़रा डिबेट स्टार्ट करें, इसको रिपोर्ट करें, इसके टिकर्स चलाएं, इसको हैशटैग इसके ऊपर जनरेट करें, इसको ट्विटर के ज़रिए फैलाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए। और जब आप उस 12 सफ़हात और 15 नुकात को देखते हैं जो मेरे सामने मौजूद है, इसमें जो पाकिस्तान का नक्शा पेश किया गया है वो नक्शा है जो इंडिया पेश करना चाहता है। ये हुकूमत पाकिस्तान की है, नक्शा वो काम वो कर रही है जो इंडिया करना चाहता है। 20 साल से वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं टेररिज्म का नाम आए, साथ में पाकिस्तान का नाम आए। पाकिस्तान को कहा जाए कि ये दहशतगर्दी का मरकज़ है, दहशतगर्दी का मंबा है, यहाँ से दहशतगर्दी का सौता फूटता है, यहाँ पर हर वक्त दहशतगर्द दनाते फिरते हैं। बासित साहब, आपने पढ़ा होगा ये जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया, और हमारी हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये कह रही है इसको पब्लिसाइज करें, हाईलाइट करें कि पाकिस्तान में कितने दहशतगर्द आपको भी कोई मैसेज आया? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, आपको भी कोई मैसेज आया? नहीं, मुझे मैसेज नहीं आया। आई एम नॉट द लकी वन। अच्छा, यू आर नॉट द लकी, सो यू वांट टू बी द लकी वन? No, I'm just telling you. Okay. I've never been. But you want or not? I have never been the lucky one. Not in the race. अच्छा, चलिए। देखिए, पहली तो बहुत ये एक वन शुड बी कंसर्न कि ये लेटर जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को दी गई, ये पब्लिक हुई, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, और वो आ गई। बट अब क्या किया जा सकता है? सियासत है, और सियासत में कहते हैं सब कुछ ही जायज़ होता है। इवन रियासत के जो मफादात हैं वो भी सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन कतई नज़र इसके कि अब फैसले आगे क्या होंगे, आया पीडीएम। बासित साहब, पहले जरा इसके ऊपर रोशनी डालें। आपने तर्जुमानी की है? नहीं, आप हाउ डज इट अफेक्ट? आपका जो 20 साल का एफर्ट था कि आप पूरी दुनिया को कहें कि हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं है, हम वी आर नॉट द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, हम एक सेफ कंट्री हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है,
آپ کو سرمایہ کاری چاہیے، جب آپ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں دہشت گردی اس بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس صرف 81,000 فورسز اویلیبل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے رپورٹ میں اگر منسٹری آف ڈیفنس کی رپورٹ ہے تو آبویسلی جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا بھی انپوٹ اس میں ہوگا، انہی کے انپوٹ کی بیسس پہ منسٹری آف ڈیفنس نے رپورٹ بنائی ہوگی۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا، تھوڑا سا آپ اس کو میرے حساب سے مس انٹرپریٹ بھی کر رہے ہیں، نہ جانے کیونکہ یہ ایپی سینٹر آف ٹیررزم اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ باہر سے افغانستان سے ہمیں خطرہ ہے، وہاں سے حالات، اور یہ میرے لیے بڑی پریشان کن بات ہے کہ اس رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں دہشت گردی کے کانٹیکس میں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں یہ لائن لی گئی، اور اگر یہ لائن لی بھی تھی تو پھر اس ڈاکومنٹ کو اس طرح ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ 15 اگست 2021 کو جب طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے ہاں ایک اطمینان سا تھا کہ چلیے جو اسپیس بھارت کو اویلیبل تھی حامد کارزائی کے زمانے میں یا اشرف غنی کے زمانے میں، وہ اب اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں تو الٹا حساب ہے، یہاں اس رپورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات بہتر تھے ہمارے لیے۔ یہ پاکستان کا جو اپنا اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے ڈیمیج کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں۔ اب تو یہ طالبان کا مقابلہ پچھلی حکومتوں سے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی افغانستان کی حکومتیں بہتر تھیں طالبان کی حکومت تو باسط صاحب یہ جو پیٹرن اسٹیبلش ہو رہا ہے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا ہے۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ہے رانا ثناء اللہ، وہ داخلہ کے محکمے کو دیکھتے ہیں۔ 26 نومبر کو جب خان صاحب نے پنڈی میں جلسہ کرنا تھا اس سے 2-3 دن پہلے موسٹ سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا لیک کیا جاتا ہے صحافیوں کو، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد ISKP کے ملیٹنٹس، القاعدہ، TTP اینڈ وٹ ناٹ، وہ گھسائے ہیں، وہ پاکستان کے دارالحکومت میں، حکومت کی ناک کے نیچے راول پنڈی میں جہاں پر GHQ موجود ہے وہاں پر موجود ہے اور وہ اٹیک کر دیں گے۔ جب آپ اس قسم کے ڈاکیومنٹس خود ڈیلیبریٹلی لیک کرتے ہیں میڈیا کو تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی، پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی۔ کرکٹ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اسلام آباد کے جو اس وقت حالات ہیں، آپ سرینا ہوٹل سے پوری ساری جام ہے، ٹریفک، آپ آ جا نہیں سکتے۔ باہر چلیں وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن کویسچن یہی ہے کہ اس قسم کا سینسٹیو ڈاکومنٹ اگر سپریم کورٹ کو سبمٹ کیا گیا ہے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو پبلک کیا جاتا، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ ہی کنزمپشن کے لیے تھا، اس کے بیسس پہ سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس سے تو بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے، جس طرح اگر آپ نے کہا جو بات ٹھیک ہے، اگر یہ منسٹر آف انفارمیشن نے اس طرح اس کو ڈیسیمینیٹ کیا ہے، واٹس ایپ گروپس میں بھجوایا ہے، تو یہ قطعاً بھی مناسب نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس چیز کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ آج آرڈر میں لکھا ہے کہ انہوں نے آج اس کو آن دا ریکارڈ لائے ہیں، آج انہوں نے اس کو ریکارڈ کا سپریم کورٹ میں اس کیس میں حصہ بنایا ہے، کل تو صرف جمع ہوا تھا، لیکن وہ لوگوں کے پاس کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچ گیا؟ الیکشن کمیشن نے یا تو اب 2 ہی پاسبلٹیز ہیں نا، یا تو الیکشن کمیشن، یہی منسٹر فار انفارمیشن ہے یہ آنریبل جسٹس قاضی فائزی صاحب جو لیٹر لکھتے تھے، جو وہ کرتے تھے، اس کو بھی یہی جو ہے یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے میرے حساب سے، کیونکہ یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے جو صرف اور صرف سپریم کورٹ ہی کنزمپشن کے لیے تھا۔ And how does that affect پاکستان؟ ہمیں پتہ ہے آپ دفتر خارجہ کے معاملات اس وقت دیکھتے تھے۔ ایک سیکنڈ باسط صاحب، یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب ممبئی حملے ہوئے، یہ تو ظاہر ہے کہ it's part of our information کہ انڈیا نے پوری دنیا سے اپنے سفارتکاروں کو، سفیروں کو بلایا اور ان کو بلا کر یہ بریف کی کہ جائیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کا نام آتا ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑے۔ یہ ٹاسک باقاعدہ دیا گیا، ان کو ڈاسیرز دے کے بھیجا گیا۔ انڈیا نے پوری کیمپین چلائی، اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کی، پھر میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ نے کوشش کی، اس کے بعد جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ نے کوشش کی، لیکن یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ وہ کام بھی نہیں کر رہی جو نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیا۔ معذرت، کسی بھی حکومت نے کوئی صحیح معنوں میں کوشش نہیں کی۔ 2008 نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام جی، آواز فرمائیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اور جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست پر قربان کیا ہے،
لیکن جو ریاست کا مفاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ریاست کا پوری دنیا میں ایک سافٹر امیج ہو، تاثر قائم رہے، پاکستان کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے، پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کی آوازیں نہ لگیں، پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے لیے ماحول بنے۔ آپ پورے دنیا میں اور پاکستان میں موجود سرمایہ کاروں کو، بزنس مین کو بتائیں کہ یہ فائنینشلی بھی سیف ہے یہ ملک، اور فزیکلی بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہاں پر حکومت جو ہے جس قسم کی رپورٹس الیکشن سے بچنے کے لیے جمع کرا رہی ہے اور پھر اس کو پھیلا رہی ہے، اس سے پوری دنیا میں کیا تاثر بن رہا ہے پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کو یہ حصہ نہیں سمجھ سکا کہ حکومت تو دہشت گردی کے خاتمے پہ بہت کوشش کر رہی ہے، ان کی کاوشیں ہیں اور اقدامات اٹھا رہی ہے، تو یہاں پر تو کوئی ایسی چیز اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ بتا دینا کانٹیکسٹ کیا۔ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا تھا پنڈی میں، اس سے 3 دن پہلے انٹیریئر منسٹری کا ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ لیک کیا گیا میڈیا کو کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں، پاکستان میں دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں، ISKP کے، القاعدہ کے ملیٹنٹس، اور وہ راولپنڈی میں موجود اور وہ نشانہ بنائیں گے۔ آپ خان صاحب کی ریلی جو ہے وہ کینسل کروانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہاں پر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی جو ڈاکومنٹ اس کا ہی بتا دیں۔ اور اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جمع کروایا ہے جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر، دیکھیں ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے واقعی کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو، آئی ایم شور کہ آئی ہوپ کہ یہ سوال کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے، دوبارہ ملانے کی کوشش کریں۔ شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس طرح لیک ہو گیا ہے، شاید کراچی میں رہتے ہیں نا یہ صاحب، نہال ہاشمی صاحب۔ سر میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے، وائڈلی رپورٹ ہوا ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ کل سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا تھا جو سپریم کورٹ کو بھیجا تھا، تو باسط صاحب اگر آپ سفیر ہیں، آج آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ نے وہاں پر کسی سر نہال ہاشمی صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ ہاشمی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو سر آپ جی کو میری بولیں۔ آواز جی آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ سر آپ میرا سوال سن پائے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی جواب دے دیجئے، میں نہیں نہیں، میں دہراتا۔ آپ کے سوال کو نہیں سن سکا، آپ 26 مئی کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں سر 26 نومبر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا تھا، اس سے 3 دن پہلے ہماری منسٹری آف انٹیریئر کا ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ میڈیا کو لیک کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد IS خراسان کے، ISKP کے، القاعدہ کے، TTP کے دہشت گرد راولپنڈی میں آ گئے اور وہ ان کو نشانہ بنائیں گے۔ یعنی آپ نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے فیڈرل کیپٹل ٹوین سٹیز میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب کل گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروایا ہے، اس جواب میں بھی پاکستان میں جو دہشت گردی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو پاکستان کی فائنینشل نقشہ کھینچا گیا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر قائم ہوگا اس سے، اور آپ کیسے انویسٹمنٹ لا سکیں گے اس ملک میں؟ دیکھیے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے یا جو خفیہ ایجنسیز ہیں، اگر آپ کوئی اطلاع وہ دیتے ہیں، اسے اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے کئی بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ مثلا عمران خان کی گورنمنٹ کو یہ اطلاع دی گئی تھی پولیس کے اوپر جو حملہ ہونا تھا پشاور میں، اور اس نے اسے نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے پولیس لائن میں، پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ ہو گیا۔ تو ہمیں انسانی سانحات سے بچنے کے لیے بہت ساری قربانی دینی پڑتی۔ جہاں تک رہ گیا دہشت گرد آپ کے شہروں میں آ گئے، تو دنیا کے ہر شہر میں دہشت گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لندن جیسے شہر میں بھی ہے، نیو یارک میں بھی ہے، واشنگٹن میں بھی ہے، پیرس میں بھی ہے۔ کوئی ایسا آپ شہر بتا دیں دنیا میں جہاں پہ دہشت گردی حملہ نہ ہوا ہو، اور اگر وہاں پہ خفیہ ایجنسیز نے آپ کو اطلاع کی اور اس پہ آپ نے کارروائی نہیں کی ہے، تو یہ انتہائی دشمنی والا رویہ رہا ہے۔ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر اس کو پبلسائز نہیں کرتا، پوری دنیا کو نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں پبلشائز ہماری گورنمنٹ پبلشائز نہیں کرتی۔ پبلشائز میڈیا کے کچھ ایسے کوارٹرز ہوتے ہیں جن کو سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، جو چیز کی اہمیت کو ادراک نہیں کر پاتے اور وہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں اور اپنی پبلیکیشن کو یا اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی خبروں کو پرچار کرتے ہیں۔ گورنمنٹ اس پہ کبھی بھی نہیں کہتی ہے۔ سر گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یہ دونوں گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس تھے، عام بندے کے ہاتھ نہیں لگ سکتے تھے اگر آپ نہ چاہتے؟ بھیا
सिर्फ गवर्नमेंट ही तो रियासत की जिम्मेदार नहीं है, हर कोई रियासत के जिम्मेदार होते हैं। आम शहरी से लेकर के मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी मामलात है या सेंसिटिव मामलात है उसके ऊपर वो हौला हाथ रखे, एहतियात से अपनी रिपोर्टिंग करें। बहरहाल एहतियात से काम करना चाहिए। कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, हाशमी साहब, आज दो जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक तो शाह खबर साहब की पिटीशन है जिसके ऊपर कल तमाम सियासी जमातों को बुला लिया, उस पर ज़रा अपना कमेंट कीजिएगा। दूसरा जो मुख्तलिफ जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें थी, CMAs थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया है। जो वजारत दिफा कह रही थी कि डेट जो है, जो 4 अप्रैल का ऑर्डर है उसको वापस ले लिया जाए, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी कि 8 अक्टूबर को इनकाद करवाया जाए, उसको भी मुस्तरद कर दिया है। फंड्स एलोकेशन के हवाले से जवाब, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बड़ी वाजे है। हुकूमत की, आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है इलेक्शंस की तरफ बढ़ने के हवाले से? हुकूमत भी बड़े वादे हैं और दो टोक है, और हुकूमत ही सिर्फ नहीं, पार्लियामेंट भी बड़े वादे और टोक है। पार्लियामेंट ने इस ऑर्डर को, इस बेंच को रिजेक्ट कर दिया है। हम अब इस मुल्क में मुतहम्मिल नहीं हो सकते एक और इरशाद अहमद खान और एक और साकिब निसार। देखिए, जब भी आप कहीं पे आइन से पालातर होके शख्सी आमरियत किसी भी इदारे में कायम करना चाहेंगे तो उसे लोग उसे गवारा नहीं करेंगे और पसंद नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 2241 के तहत जो आइन में दिया गया है कि दोनों इलेक्शन एक साथ किया जाए, और वो दोनों इलेक्शन एक साथ ही होनी चाहिए। और जहाँ पे वजारत दिफा ने भी आपको बड़ा दोटों का पैगाम दे दिया है, और जहाँ तक रह गया वजारत खजाना या स्टेट बैंक को डायरेक्ट एक्सटेंशन देने का ऑर्डर आप देते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अगर हुकूमत ने स्टेट बैंक जी अगर हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया है, तो पार्लियामेंट ने दो टोक रिजेक्ट कर दिया। और पार्लियामेंट ने एक और बात कहा है कि जनाब हम फुल बेंच या फुल कोर्ट पे तो हम एग्री कर सकते हैं। हमने मांगा कि हम एक 100% बात मांग रहे हैं कि तमाम के तमाम 15 जज साहबान एक साथ बैठ के फैसला करें। ये हो नहीं सकता है। हाशमी साहब, अगर 27 अप्रैल को उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देते अलॉन्ग विद द इंटीरियर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, तो PDM का या PMLN का रिस्पॉन्स क्या होगा? जनाब, पार्लियामेंट उसको ओवरथ्रो कर देगी। पार्लियामेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको सेटिसाइड कर सकती है। ये कानून साजी का अख्तियार, ये कोई हर बार हम साकिब निसार और नवाज शरीफ का खेल नहीं होने देंगे, और करके देखें, फिर देखते क्या होगा। नहीं, पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी होगी इस मामले में? जनाब, पार्लियामेंट हमारे साथ खड़ी है, पार्टी की बात नहीं। अगर कोई इदारा या उस इदारे के सरबराह चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो तो हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हाशमी साहब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की करारदाद मुकद्दम है, पार्लियामेंट हम भी मानते हैं सबसे सुप्रीम इदारा है, उसने करारदाद पास की, उसने उसमें मुस्तरद कर दिया इस बेंच को, फिर आप उसके ऊपर कायम रहते हैं। हुकूमत जो है उसके बाद अहकामात भी ले रही है उसी बेंच से, अटॉर्नी जनरल उसके सामने पेश हो रहे हैं, कायमा कमेटी का इजलास हो रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक पेश हो रहे हैं, आप उससे एक समरी बना के वफाकी काबीना को भेज रहे हैं, वफाकी काबीना उसकी एक समरी जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रही है। तो फिर आप ना पेश हो, आप रिजेक्ट करना है तो बस फिर आप वहां जाएं और कहें कि जनाब हम आपके सामने ना पेश हो सकते हैं ना हम आपको मानते हैं अदालत। देखिए, हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, वो तो हम टॉक शो में नहीं बयान कर सकते ना, हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे चलने दें। हम किसी के बता दें, कुछ थोड़ा बहुत बता दें जो बता सकते हैं। नहीं, देखिए, हम अपने स्ट्रेटेजी के तहत चलेंगे, अपने लोगों के मुशावरत से चलेंगे, पार्लियामेंट की सुपरमेसी के साथ चलेंगे। हम कोई डिक्टेशन के साथ नहीं चल सकते। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कहीं ये तो नहीं है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें वक्त के इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उसके बाद फिर तारीख? इमरान खान से हमें कोई खतरा नहीं है, इमरान खान से कोई खतरा नहीं। हमें खतरा वो है जो इमरान खान जो महंगाई का तूफान दे के गए हैं, हमें उससे खतरा है। इमरान खान ने जो वर्ल्ड बैंक के साथ अंडरटेकिंग करके गए जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा है, जख्म पहुंचा है, उससे हमें खतरा है। हमें खतरा है कि हम चीजों को नीचे कैसे लेके आए, मईशत को बेहतर करें। इमरान खान स्टैंड लो है। अच्छा हाशमी साहब, बस मुझे फाइनली 4 साल दौर में इस मुल्क के मईशत देखिए, नवाज शरीफ ने छोड़ा था आटा 30 रुपए का, इमरान खान 100 रुपए में ले गया। नवाज शरीफ ने डॉलर छोड़ा था 60 रुपए का, इमरान खान ले गया 200 पे।
नवाज शरीफ ने पेट्रोल छोड़ा था 60 पे, इमरान खान ले गया 100 पे। हमें इमरान खान से खतरा नहीं है। इसके बाद वाली कहानी भी तो सुनाइए। आप नवाज शरीफ का मादी देखें तो उसने पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। इमरान खान ने अपने 4 साल में 0/0 पे खड़े रहे। अच्छा, मुझे सर अब ब्रेक से पहले मुझे जरा एक सवाल बता दीजिए। आप कानूनी माहिर हैं, आप लॉयर हैं, अगरचे आपको जाहिर है कि हमें पता है कि आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एज एन लॉ प्रैक्टिशनर, एक कानून दान होते हुए और एक सियासतदान होते हुए, ये जो आप कह रहे हैं कि ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये ज़रा मुझे समझा दीजिए कि आपके पास ज़्यादा और मुनासिब और बाय द बुक चलने का आईनी और कानूनी रास्ता तो ये है, हुकूमत को एतराज़ है बेंच पर, चीफ जस्टिस पर रेफरेंस भेजें, आर्टिकल 209 मौजूद है, या फिर उनके सामने पेश होने से माजरत कर लें। आपके अटॉर्नी जनरल भी पेश होते हैं, आप रेफरेंस नहीं भेजते, सियासत कर रहे हैं। आप देखिए, आप लोग इस तरह से पेश करते बेंच को और उनके मेंबरान को, नौजुबिल्ला जैसे आप पैगंबर को पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर आपके जेन्युइन एतराजात हैं, सर आपके जेन्युइन एतराजात हैं तो आप उनको एक रेफरेंस भेजें। अहकामात है, आप पुरानी अहकामात तो ना बनाए ना ऑगस्ट को, वो तब्दील नहीं हो सकती दुनिया में। अगर मैं वो बना रहा होता मैं आपको कभी भी ये ना कहता कि आप रेफरेंस भेजें। जब इरशाद हसन खान ने मुशर्रफ को 3 साल दिया था, आयन उस वक्त कहा था जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, आयन उस वक्त कहा था जहां पे नवाज शरीफ को अहकामा पे निकाला गया था। तो आइन की बातें ना करें। जितनी गलतियां इस मुल्क में कर चुके हैं अदालती निजाम इस मुल्क आज इस महज को इसी वजह से पहुंचा है कि फर्द वाहिद की अमरीत कायम हो जाती है और वकला बरादरी चाहती है कि जनाब जो अमेंडमेंट लेके आए वो वकला बरादरी के ख्वाहिशात पे लेके आए। आप पाकिस्तान बार काउंसिल से पूछे, वो सराफ़ एहतजाज है, एक बार सराफ़ एहतजाज है कि ये गलत काम हो रहा है। तो इन्हें अदालत दोबारा न लग जाए यहाँ पे। हाशमी साहब जरा ख्याल रखिएगा। हाशमी साहब ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद जो है देखिए, या तो आप अल्लाह से डरें या आप इन अदालतों के मुंसिफों से डरें। नहीं सर, हम आपको हम बिल्कुल आपको डरा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। बाद आते हैं। आप अल्लाह से नहीं डरते, आप इंसानों से डरते हैं। अल्लाह से तो डरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल करते हैं और साथ खड़े रहते हैं फिरौनों वाले स्टाइल के। सर आप थोड़ा सा कूल डाउन होइए। बासित साहब का वो मतलब नहीं था। मैं कूल डाउन ही बात कर रहा हूँ भाई, मैं कूल डाउन बात कर रहा हूँ, मैं हाइपर नहीं होता मैं। सर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद रब के अलावा किसी से नहीं डरता। सर ब्रेक बहुत मुख्तसर सी ब्रेक है, उसके बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निहाल हाशमी साहब से जो है वो लाइन कट गई है। बासित साहब वो आपकी बात जो है उसको गलत समझ गए। आप नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं। उनके मैंने को याद दहानी करवाई है सिर्फ, और तो बाकी उनकी मर्जी है, वो जो कहते रहे। मैं तो याद दहानी करवाना चाह रहा था क्योंकि दोबारा उन पे तौहीन अदालत का मामला, पहले भी वो सफर कर चुके हैं इस मामले में। नहीं, लेकिन ये अजीब उनकी एक लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। स्ट्रैटेजी है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। स्ट्रैटेजी ठीक है, लेकिन ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, हम पार्लियामेंट को मानेंगे। एक भाई निज़ाम रियासत चलाना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा कायम है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट की अपनी जिम्मेदारियां। तो आप नहीं कह सकते कि जी बस पार्लियामेंट है बाकी हम खौफ खुदा करें। थोड़ा सा ये भी समझे ना, वो अफेक्टेड पार्टी हैं, वो मुतासिरा फरीक हैं, उन्होंने तौहीन अदालत का सामना किया, शायद उसकी वजह से वो मे बी वो उस लिहाज से अपने नुक्ते नज़र से शायद बात ठीक ही कर रहे हो, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है। और मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि आप अगस्त सितंबर का इंतज़ार कीजिए। इलेक्शन शायद अक्टूबर में ना हो पाएँ, इलेक्शन शायद अब अगले साल हों, लेकिन क्वेश्चन यही है बासित साहब कल एक मौका है, एक नादिर मौका है, पाकिस्तान की सियासी जमातें पेश हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहेंगे हम ये APC करने जा रहे हैं, कोई राह निकाल लेंगे, और जहां पर अगर आइन की किताब जो है वो मसले को हल करने में नाकाम हो जाए, कलेक्टिव विजडम हो, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों, तो बैठकर ये डिसाइड भी कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन, तहरीक इंसाफ वापस जा सकती है, वापस जाके उनके साथ बैठ के आईनी तरमीम कर सकती है। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना, पाकिस्तान इस वक्त आइडियल सिचुएशन में पहले भी कभी नहीं रहा ना अब है। ये तो हम तवक्को रख सकते हैं, हमारी दुआ हो सकती है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि और दुआ का इजहार ही कर दें? वो हम कर रहे हैं, कहीं दिनों से सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि ऑल
पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है तो वो एक दिन में ही तमाम फैसले हो जाएंगे जो पिछले 4-5 सालों सर में एक दिन में राह का तयन तो हो जाता है ना, नहीं, राह का तयन भी नहीं होता। वो वो कॉन्फ्रेंस क्या होगी, सिराजुल हक साहब तकरीर फरमाएंगे, आगाज करेंगे, फिर हर सरबराह पार्टी का उसमें तकरीर करेगा, इस बात का इजहार करेगा। बनी अयाज सादिक साहब नहीं, हैं, मैं जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जब वो होगी, जब भी होगी ईद के बाद, उसमें क्या होगा, आई कैन प्रिडिक्ट कि उसमें ये उसका फॉर्मेट मंजरनामा प्रेडिक्ट करके बता दें। मंजरनामा यही होगा कि सिराजुल हक साहब से तकरीर कुरान पाक की तिलावत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सिराजुल हक साहब तकरीर फरमाएंगे, अपनी काविशों का जिक्र करेंगे, फिर शायद अगर PMLN की जानिब से शहबाज शरीफ साहब होते हैं, जो भी होते हैं, वो सारे तकारीर फरमाएंगे, PDM की 13 पार्टियां, PTI की जानिब से भी तकरीर हो जाएगी और फिर करारदाद पास नहीं हो सकेगी। आई कैन एश्योर यू, अगर होगी साहब आज आप जो है ना वो शेख रशीद साहब वाली वाइब, मैं क्या करूं, कल भी ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। कल चंद साहब यही कह रहे थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो मैं जाएगी। ये बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर करारदाद भी कोई आ जाएगी तो उसमें यही कहा जाएगा कि हम कोशिशें कर रहे हैं और हम वो उस पर इत्तेफाक भी नहीं होगा, क्योंकि PTI का बिल्कुल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि एक लिहाज से एफर्ट्स जारी रहनी चाहिए। जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, तमाम पार्टीज़ को मिलाने के लिए एक अहसन इक़दाम है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इसका रिज़ल्ट आप एक हफ्ते में उसकी तवक्को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे जो सियासी कल्चर है उस हिसाब से मैं कम अज़ कम पुरुमीद नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट भी निकलने वाला है। सही बासित साहब, डॉक्टर सेनेटर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आवाज़। मेरे साथ एम्बेसडर अब्दुल बासित भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आज 2 ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, और उसमें एक तो वो सूरत है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट का जो सारा स्टैंड है उसको रिजेक्ट कर दिया है, 27 तारीख दे दी है कि अब उस वक्त तक आखिरी डेडलाइन दी गई है कि फंड्स जो हैं 21 अरब रुपए जमा करा दिए जाएं। दूसरी एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है शाह खबर साहब के पिटीशन के जवाब में, जिसमें सियासी जमातों को बुलाया गया है। हाउ डू यू सी इट, एंड PTI की इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी? जी बहुत शुक्रिया ईसा। बात यह है कि PTI की स्ट्रैटेजी तो आपके सामने है। हम आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने मंशूर के मुताबिक चले, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है 13 जमातों का जो पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट है, इनका तो ना आइन शिकन ये है, कानून शिकन ये है, इखलाकी तौर पे इनका दिवालिया निकला हुआ है और मुल्क का भी इन्होंने दिवालिया निकाल दिया है। तो इन लोगों से हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुज़ाकरात ही अल्टीमेटली हर चीज का हल मुज़ाकरात से ही निकलता है। लेकिन जब तक इनकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, इनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बहरहाल हम फिर भी हाजिर हैं, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बिंदयाल साहब और उनकी टीम ने जो जिस तरह से आइन की पासदारी कर रहे हैं, अगर इस तरह के लोग पहले होते तो शायद बेहतर पाकिस्तान के नतीजे होते। 75 साल में जिस नहज पे हम खड़े हैं, इंतहाई शर्मनाक है। ज़रका साहब, के साथ हम शुरू हुए थे। ज़रका साहब, PDM वाले कह रहे हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून की पासदारी कर रहे हैं। अवाम भी क्या समझे, अब कहाँ जाए अवाम? ये जरा बता दीजिए। ये बासित साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी, बात ये है जी कि देखिए, सच को झूठ कहने से झूठ सच नहीं हो जाता, सच सच ही होता है। और अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर एक कंपस दिया हुआ है, हमें पता होता है कि सच क्या है और सही क्या है। अपने जाती मफाद के लिए हम झूठ को सच बनाएं या सच को झूठ बनाएं, ये फिर हर इंसान का अपना फेल है और आपका अपना किरदार है। तो PDM ने हमेशा जाती मफाद पे मुल्की मफाद को कुर्बान किया है। अगर इन्होंने जिस तरह से ये पाकिस्तान को लूट के खा चुके हैं पिछले 75 साल में, बिल उमूम और इनकी दोनों सारी जो 2 मेजर पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 3-3 दफा हुकूमत में रह चुके हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन अपने जाती घर, इनकी जाती इमलाक, इनका पाकिस्तान से बाहर जो इनकी जायदादें हैं, वो इस बात की अक्कास हैं कि इनकी क्या नीयतें हैं, इनकी क्या मुनाफकत है, और ये किस तरह से इस मुल्क के गरीब अवाम को लूट रहे हैं। आप देखें, इस वक्त ईद आ रही है, रमजान का महीना है, गरीब आदमी, आप सोचे हम जैसे लोगों को किचन की प्रॉब्लम हो रही है, तो गरीब आदमी पे क्या
गुजर रही होगी, तो फिर मगर इनको एक ढेला का इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पीटीआई अपने के नैब लिए के आइन के हालात चेंज करने में साहब, पीटीआई के लिए वाया मीडिया क्या है? किस आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मुज़ाकरात में आपकी बॉटम लाइन क्या है, अगर उसको आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें। देखिए, बॉटम लाइन इज इलेक्शन, दैट इज इट। ओके, इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपकी असेंबलियां तहलील हुई थी, आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी क्लॉज 2 कहती है यू हैव टू हैव इलेक्शंस विद इन 90 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। 90 डेज तो अब खत्म हो गए, 90 डेज तो चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अब 14-15 अप्रैल को खत्म हो गए, वो तो खत्म हो गए 90 डेज। आगे क्या, आगे कौन सी डेट हो सकती है आपके ख्याल में? कितना? जी, अब मैं सुप्रीम कोर्ट तो हूं नहीं, लेकिन एक चीज का प्रिंसिपल होता है। बासत साहब, आपका भी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है डिप्लोमेसी में, तो आप भी समझते हैं कि कोई भी काम हो, जो काम होना है वो जल्दी होना, उसका होना ही बेहतर है। अगर आपने डिले करना है तो वो फिर आप जिस चीज को जिधर मर्जी तोड़ मोड़ दें। मगर मैं ये बता दूं आपको कि आर्टिकल 6 अगर ये आज हुकूमत में है तो किसी दिन तो हुकूमत से निकलना पड़ेगा। और आर्टिकल 6 इस 84 लोगों की कैबिनेट और इस प्राइम मिनिस्टर और इनके जितने अहलकार हैं पसे पर्दा और सामने, इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है और इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा और हम हिसाब लेके रहेंगे। सही। अच्छा, मैं आपका एक लेटर देख रहा था जिसमें आप मशाहिद हुसैन सैयद साहब की और गालिबन शायद आपने फॉरेन अफेयर्स की कमेटी, इनको भी लिखा है, आप दोनों की मेंबर भी हैं इन दोनों कमेटीज की। तो आज हम जाहिर है कि जो गुफ्तगू करें तो उसका आगाज हमने इस बात से किया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक टेररिज्म के हवाले से उसके साथ अटैच करना चाहता है, नत्थी करना चाहता है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उसको फाइट करने की कोशिश करती रही। आज ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये जिस किस्म की रिपोर्ट्स लीक कर रहे हैं मीडिया को कि पाकिस्तान में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, तो इस मामले को आपकी डिफेंस कमेटी क्यों नहीं टेकअप करती कि ये मामलात इन कैमरा रखने होते हैं, या आप मीडिया में क्या पाकिस्तान का चेहरा पब्लिसाइज कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनके तो सारे हरकत और सकनात से यही लगता है कि ये इंडिया के साथ पार्टी हैं। माजरत के साथ, आपको पता है रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के, उन्होंने कहा था आज से कोई 15 साल पहले कि हम पाकिस्तान में हर साल 14 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए। ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। तो ये जो लोग जो कुलभूषण का नाम नहीं लेते इंटरनेशनल फोरम्स पे, जो इंडस वाटर ट्रीटी की वक्त पे बात नहीं करते, जो इस वक्त G20 की जो समिट होने जा रही है इंडिया में, उसके हवाले से कोई डिप्लोमेसी इन्होंने की। वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब 2 अरब से ज्यादा पैसे अपने ऐसे मुल्कों में भी जा चुके हैं दुनिया के जहां पाकिस्तान की एम्बेसी ही नहीं है, लेकिन जहां हंगरी और पाकिस्तान के लेकिन आज मोल्दोवा भी गए हैं, लाटविया भी गए हैं। आज मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत अपने दौर में कश्मीर को बेच दिया था। वो पीटीआई ने नहीं बेचा था। अब मैंने जिन्होंने की होगी लेन देन उनका नाम ले लिया तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, इसलिए मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी बैकडोर देखिए। वैसे आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। वो पहले से, क्योंकि आगे भी मुझे बोल लेने दे नाम लिए बगैर, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में पीस कीपिंग फोर्सेस में जिन साहिब का मैं नाम नहीं ले रही, वो वहां पर थे। और आप यूनाइटेड नेशंस की, आप तो बासित साहब जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस की पूरी इन्वेस्टिगेशन है, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि गोल्ड स्मगलिंग होती थी वहां से, कॉन्गो था वो, और उसके बीच में पाकिस्तानी पीस कीपर्स इन्वॉल्व थे। बाकी बातें आप खुद निकाल लें, मैंने आपको ये अंदिया दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रका साहिबा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मुझे और एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।